हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग आपके डिमांड पे फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल एंड आपको थ्योरी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो यह चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे, और मेरे पास जो एक दो इसके PYQ MCQ हैं वो भी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस फ्रेंड्स को जितने भी MCQ हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा क्या है, फैराडे लॉ, फिर हमारा लेंज लॉ, फिर हम लोग सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बोले या फिर इंडक्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कह रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फैराडे का जो हमारा लॉ था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सिंपल कुछ नहीं था कि वो कह रहा था यदि हमारा ये मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ है, ये साउथ है, यदि इसको हम लोग रोटेट करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होगा, बोले तो करंट, बोले तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो यही हमारा फैराडे का लॉ था। तो ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ था वो चेंज हो गया साउथ, साउथ जो था वो चेंज हो गया नॉर्थ। यानी हम लोग ये नहीं कि धीरे धीरे करना है, इस वर्क को हम लोग को फास्ट से करना है। देन हम लोग जल्दी जल्दी जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, बोले तो EMF बोले तो एक तरीके का वोल्टेज सोर्स हमारा उत्पन्न हो जाएगा। तो यही हमारा कहता है फैराडे का लॉ। तो इसे आपने याद रखना है, फैराडे लॉ से क्वेश्चन बनते हैं, देन इसे आपने अच्छे से क्लियर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है, दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, जो करंट अब इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा क्या होगा, मतलब प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब कौन से लॉ से हम लोग पता करते हैं उस प्रेरित की हमारा धारा कौन सा है। तो लेंज लॉ जो है, जो लेंज साहब थे, वही उनके नियम के अनुसार से हम लोग पता करते हैं प्रेरित की धारा क्या होगी। तो धारा क्या रहती है हम लोग उसे भी जानते हैं। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, इसका धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई। जैसे कि अभी हमारा देखें कि मैग्नेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, देन हमारा करंट उत्पन्न हुआ ना, तो ये जो करंट है इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, मतलब जस्ट लाइक उसका अपोजिट होता है, जिससे वह उत्पन्न हुई है उसके ठीक अपोज करता है, अपोजिट रहता है। तो ये हमारा कौन सा नियम में आता है, तो हमारा लेंज के नियम में यह चीज आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का आपको ऐसा यूनिट बताना है, बोले तो स्वप्रेरण की IS इकाई आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, ऐसा यूनिट को आप अच्छे से क्लियर करके जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करें ऐसा यूनिट की इंडक्टेंस की, तो वो हमारा हेनरी हो जाता है। बाकी टेस्ला आपको पता होगा, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो आपको अच्छे से पता थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। एंड वेबर भी उस समय हम बताए थे, एंड टेस्ला एंड वेबर का रिलेशन तो अच्छे से पता होना चाहिए। एंड वोल्ट, ये तीनों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले आप लोग याद करके रख रहे हैं। अभी रिवीजन का टाइम है, तो सभी क्वेश्चन को माइंड में रैपिडली मूव करते रहें ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो। क्वेश्चन नंबर 4, दी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्वाइल डिपेंड अपॉन, मतलब दो क्वाइलों के बीच उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल के कोर पे, तो जी हाँ भैया, जो हमारा जो इंडक्टेंस जो हमारा निकलेगा ना वो उसके क्वाइल पे डिपेंड करता है। क्वाइल जितना जो उसका कोर है ना, वो कोर अच्छा होना चाहिए, अच्छे मटेरियल का बना होना चाहिए, तो कोर पे डिपेंड करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। बोले तो क्या, बोले तो कुंडली के बीच पारस्परिक प्रेरणा, बोले तो इंडक्टेंस को हम लोग प्रेरण बोलते हैं, सॉरी प्रेरणा नहीं प्रेरण बोलते हैं। तो हमारा जो प्रेरण निर्भर करेगा उसके कोर पे, तो करेगा ही करेगा कि उसका मटेरियल का कोर किसका। देन नंबर ऑफ टर्न, जो उस पर हम लोग ऐसे ऐसे जो टर्न लपेटे रहते हैं ना, तो उसके टर्न पे भी डिपेंड करता है कि इस पर कितना नंबर ऑफ टर्न है, 2 है, 5 है, 4 है, उस पर भी हमारा इंडक्टेंस डिपेंड करता है। थर्ड चीज बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्वाइल, ये दोनों जो क्वाइल है इसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग कितना पास रखें कितना दूर रखें, तो इस पर भी डिपेंड करता है। यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। इसे आप पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज़ लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, ईडी करेंट हमारा क्या है, एडी करेंट क्या है, यूजफुल ऑफ और रिड्यूसिंग एनर्जी, तो जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सर्कुलेटिंग करेंट इंड्यूस्ड इन अ करेंट, इंड्यूस इन अ कंडक्टर, सॉरी, मतलब कहने का मतलब है जब एक चालक में
परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि जैसे हम बोले ना कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र दोनों बदल रहा है, तो दोनों बदल रहा है तो हमारा करंट उत्पन्न हो रहा है, तो उससे उत्पन्न होने वाली धारा ही हमारी वृत्ताकार वाली धारा हमारा क्या कहलाती है, ईडी करंट कहलाती है। मतलब जब हमारा क्या सर्कुलेटिंग करंट, मतलब करंट हमारा सर्कुलेट करे कब, जब हमारा चुंबकीय एक परिवर्तित क्षेत्र में, जब हमारा चुंबकीय पोल्स एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, देन जो हमारा करंट वृत्ताकार पथ में उत्पन्न होती है वो धारा हमारी ईडी करंट बोले तो ईडी धारा हमारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे यदि हम लोग आए तो सेम ईडी करंट से कह रहा है ईडी करंट इज लॉस इज मिनिमाइज। कहने का मतलब है जो हमारा ईडी करंट जो उत्पन्न हो रहा है उसे हमें कम करना, उसके लॉस से बचाना है। हम लोग का बेसिक, अभी आप लोग आगे इंजीनियर चलिए बनिएगा तो हम लोग का क्या रहेगा ना, बेसिक चीज, जो चीज़ लॉस हो रहा है पहले हम लोग उसको कंजर्व करते हैं कि लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो रहा है इसके हमें लॉस से बचाना है। तो लॉस बचाने के लिए क्या करेंगे, तो लॉस बचाने के लिए उसके जो कोर रहता है ना, मैंने बताया कि कोर पे वाइंडिंग रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग कोर को लेमिनेट करते हैं। ठीक है, तो कोर को हम लोग लेमिनेट करते हैं एंड जिससे लेमिनेट करते हैं ना उसका हाई रेसिस्टिविटी रहता है। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए, कोर को हम लोग जिससे मतलब लेमिनेट करेंगे उसका रेसिस्टिविटी हमारा हाई रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कोर को हम लोग लेमिनेट करते हैं, कवर करते हैं, कहने का यह मतलब हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकॉर्डिंग टू, हम लोग सिलेबस चल रहे तो थोड़ा भी हम लोग सिलेबस से नहीं भटकेंगे एंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए कि क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपको 2 दिनों में पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है क्वेश्चन और कैसा आएगा। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रोटेटिंग कॉइल, इस पे अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं ईएमएफ एंड रोटेटिंग कॉइल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, दी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक जो इंड्यूस हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र ये जो घूम रहा है इसके घूमने से हमारा करंट बन रहा है, तो कैसा धारा रहता है भैया, तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट एसी रहता है। वो देखे नहीं, डैनमो के घूमने से हमारा एसी इलेक्ट्रिक मतलब बोले तो अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, तो हमारा क्या रहता है, अल्टरनेटिंग रहता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूमने से फ्लक्स लगातार बदलता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, डायनमो देखिए आपका मोटर रहता है एंड बीच वाला जो कुंडली है जिसमें आप लोग पंखी लगा के घुमाते थे बचपन में, वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स बदल रहा है जिसके कारण हमारा पीछे हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है, बोले तो करंट सोर्स निकलता है और वो जो निकलता है हमारा अल्टरनेटिंग हमारा करंट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी देखा गया था जो कि हम लोगों ने जब सेट 1 किया था उसी में यहाँ से आपको हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं। कह रहा है दी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, मतलब एसी की आरएमएस मान होती है। आपके एग्जाम में रूट मीन स्क्वायर बोले तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा, देन आपको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। ऑलरेडी इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छे से सीखे हैं, देन इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से याद कीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 9 क्या कह रहा है, कह रहा है दी एवरेज वैल्यू ऑफ अ एसी ओवर अ फुल साइकिल। फुल साइकिल के बाद हमारा क्या रहेगा एसी का वैल्यू, तो हमारा साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो जब ये एक साइकिल हुआ ना फ्रेंड्स, तो ये एक साइकिल हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ देखिए ऐसे 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 गया, यहाँ पे आके ये फिर हमारा जीरो हो गया। तो बोले तो एक साइकिल के बाद हमारा क्या होता है, एक साइकिल के बाद वो हमारा जीरो हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जीरो होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इसमें हमको एलआर सर्किट एलसीआर सर्किट के बारे में जानना है एंड इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। एक फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या कह रहा है, रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर इज गिवन बाय। मतलब रिएक्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिएक्टेंस का हमारा सिंपल फार्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू हमारा ओमेगा डब्ल्यू एल। ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है, एल बोले तो हमारा उसका इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस निकालने का ये हमारा फार्मूला हो जाता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रिएक्टेंस पे बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा यदि हम लोग क्या करेंगे ना, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है हमारी करंट की तो रिएक्टेंस पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे देन हमारा रिएक्टेंस जो है हमारा वो भी हमारा बढ़ेगा। देन इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या कह रहा है,
कैपेसिटिव रेसिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, कैपेसिटिव रेसिस्टेंस है। देन हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या। वहाँ पे हम लोग इंडक्टिव रेसिस्टेंस देखे। अब बोला कैपेसिटिव मतलब उस सर्किट में कैपेसिटर लगाया हुआ है, देन उसका रिएक्टेंस क्या होगा। सिंपल हम लोग ऐसे समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक सी मतलब कैपेसिटेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, डिवाइडेड बाई 1 ओमेगा सी। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि यदि फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज करेंगे देन कैपेसिटिव रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे ना तो हमारा ये क्या होगा, डाउन होने लगेगा, क्योंकि बटा में है ना भैया, तो इसलिए डाउन होगा। यदि कम करेंगे, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला पूछने की बहुत ही कम चांस है। इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर वाला ये आपके एग्जाम में आता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या होगा। तो इसे आपने अच्छे से क्लियर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा क्या कर रहा है, इम्पीडेंस इन आरएल सर्किट। मैंने आपको बताया आरएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये देखने से क्वेश्चन रहेगा आपका। आरएल परिपथ में प्रतिबद्धता होगी, तो प्रतिबद्धता निकालने का सिंपल ये फॉर्मूला पूछा गया। इसे हम लोग क्या करते हैं, 12th में प्रूव करते हैं। बट यहाँ पे आप सिर्फ ओनली फॉर्मूला को माइंड में रख लीजिए। इन केस क्वेश्चन बने तो आपको बताना है। एल से हम लोग, आपको पता है इंडक्टेंस रहता है, आर रेसिस्टेंस है हमारा, ओमेगा बोले तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है। फिलहाल ओनली फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला ही इसके पूछने के ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमारा क्या कह रहा है इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करेंट, मतलब इंडक्टिव सर्किट में हमारा करेंट क्या होगा। तो करेंट का लेग है वो वोल्टेज से लीड, मतलब वोल्टेज से पीछे रहेगा। मतलब क्या है ना, ये हम लोग करेंट रहता है एंड वोल्टेज रहता है, दोनों का फेज हमारा अलग अलग रहता है, दोनों में डिफरेंस रहता है। एंड उस फेज डिफरेंस जो है हमारा ना 90 डिग्री का रहता है, वही बता रहा है। मतलब हमारा करंट फॉलो कर रहा है एंड हमारा वोल्टेज फॉलो कर रहा है, तो उन दोनों के बीच का फेज हमारा क्या रहता है, 90 डिग्री। तो जो हमारा करंट है ना, देखिए शुद्ध इंडक्टर में परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। मतलब जब हमारा इंडक्टिव सर्किट रहेगा, इंडक्टर लगा हुआ रहेगा ना, तो हमारा जो करंट रहता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। सेम यही आपका बोला गया, यही हमारा फेज डिफरेंस होता है। एंड अगर ऐसा है तो इस केस में आपका पावर फैक्टर हमारा 0 होता है। ये आपका एडिशनल चीज़ हो गया फ्रेंड्स अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन हम लोग चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ अ सर्किट, मतलब सर्किट के बिहेवियर। एंड हम लोग फेजर डायग्राम बोले तो फेज डायग्राम के बारे में जानेंगे। सेम हमारा एलसीआर टॉपिक ही चल रहा है। एलसीआर बोले तो क्या हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एलसीआर क्या है। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस हमारा चल रहा है। इंडक्टर जो है ना, जिसका हम आपको यूनिट बताते हैं हेनरी है, वही एल, उसी से इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। वहाँ पे हम लोग रेसिस्टिव सर्किट देखे थे, अभी हम लोग जस्ट एक क्वेश्चन देखे ना, यहाँ पे क्या था, इंडक्टिव सर्किट था, इंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, सर्किट में ओनली कैपेसिटर को ऐड किया, देन और कुछ नहीं। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करेंट, मतलब शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में होगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में हमारा क्या होगा, तो इसमें जो हमारा होता है वोल्टेज लीड करता है। उसमें क्या था, हमारा करंट जो था पीछे था ना, इसमें क्या करेगा, हमारा वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री, मतलब आगे। वोल्टेज हमारा 90 डिग्री हमेशा आगे रहेगा करंट से। पढ़िए क्या कह रहा है, कैपेसिटिव वाले परिपथ में धारा वोल्टेज से, जो हमारा धारा है ना करंट हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री आगे रहेगा, सेम उसका अपोजिट। एंड हमारा वोल्टेज इससे पीछे रहेगा। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव हम लोग दोनों देख लेंगे। इंडक्टिव करने का मतलब उसमें इंडक्टर लगाया गया, कैपेसिटिव बोले तो उसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम से यहाँ से ज़्यादा चांसेस है। फेजर डायग्राम हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब फेजर आरेख किसे समझने में मदद करता है। फेजर आरेख यदि हम लोग ग्राफ देखें तो उससे हमें क्या पता चलता है, तो देखिए उससे हमारा फेज डिफरेंस पता चलता है कि करंट का क्या फेज है एंड हमारा वोल्टेज का क्या फेज है। तो उससे देख के हम लोग करंट एंड वोल्टेज में फेज का डिफरेंस, इसी फेज डिफरेंस से हम लोग जाने ना कि ये जो हमारा है कैपेसिटिव में जो हमारा
करेंट रहता है वो 90 डिग्री आगे रहता है एंड इंडक्टिव में पीछे रहता है। तो इसी फेज डायग्राम के मदद से ही हम लोग एनालाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। इन RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस अकर, मतलब RLC सर्किट में सर्किट रेजोनेंस क्या होगा। तो जब भी हम लोग RLC सर्किट की बात करें तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, पढ़िए। अनुनाद की स्थिति में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा जो दोनों का रेजोनेंस की बात करें, हमारा L और C की, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। डैट मीन्स दोनों का हम लोग रेजोनेंस की बात करें तो वो दोनों में हमारा समान आता है, यानी XL इज इक्वल टू हमारा XC हो जाएगा RLC सर्किट में रेजोनेंस की उपस्थिति में। यदि रेजोनेंस होगा देन हमारा क्या होगा, L इक्वल टू C कर देंगे, देन और कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर इन AC सर्किट से एंड पावर फैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पावर फैक्टर निकालना पूछ सकता है। द पावर फैक्टर इन AC करंट इज गिवन बाय, पावर फैक्टर हम लोग कैसे देते हैं, तो पावर फैक्टर बराबर हमारा cos फाई हो गया एंड ये जो फाई है ना भैया, हम लोग फेज पढ़ रहे हैं ना, तो ये फेज एंगल बता रहा है। आपको एग्जाम में यदि पावर फैक्टर पूछा जाए ना तो वो क्या करेगा, फाई का मान आपको क्वेश्चन में देगा, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड वन मोर चीज, पावर फैक्टर निकालने का एक और फार्मूला होता है। तो हमारा पावर फैक्टर बराबर होता है वाट, मतलब आपको क्वेश्चन में वाट देगा कि इतना वाट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एंड सेकेंड डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। देन इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। एंगल दिया रहे देन हमें इसे यूज करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको पैनिक नहीं होना, आपको एंगल एग्जाम में देगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पूछ देगा, तो ऐसे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा क्या कह रहा है, पावर इन AC सर्किट इज मैक्सिमम बेन, मतलब AC परिपथ में अधिकतम शक्ति तब होती है। तो AC करंट में अधिकतम शक्ति होने के लिए पावर फैक्टर उसका 1 होना चाहिए। तो बोले तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 होगा। और ये कब होता है, तो जब वोल्टेज और करेंट समान फेज में होते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंडक्टिव था, कैपेसिटिव था, तो क्या था हमारा 90 डिग्री दोनों आगे पीछे रह रहा है। तो हमारा यदि हाई वैल्यू चाहे, हम लोग पावर AC का सर्किट का मैक्सिमम करना चाहे, तो ये जो दोनों फेज चल रहा है ना, दोनों को एक फेज में आएगा, देन हमारा मैक्सिमम पावर AC का आएगा एंड उस केस में पावर फैक्टर हमारा 1 देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एपरेंट पावर, मतलब प्रकट शक्ति, मतलब जो पावर है AC का सर्किट का पावर कैसे निकालते हैं, तो P बराबर VI हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से देखें, तो पता होना चाहिए कि पावर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एंड ये जो करंट है ना I जो है, ये I हम लोग किससे निकालते हैं, तो RMS वाला जो फॉर्मूला देखे ये वही वाला I है, हम लोग वहीं से इस करंट को उठाते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रैकेट में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कहता है, रेजोनेंस से ही रिलेटेड है एंड क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर एक बहुत अच्छा चीज़ है, अभी हम लोग समझेंगे क्यू फैक्टर आखिर है क्या। तो कह रहा है क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, कह रहा है श्रृंखला में अनुनाद परिपथ में क्यू कारक है। क्यू कारक क्या, तो सिंपल आपसे यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला पूछा गया। तो क्यू का फॉर्मूला हमारा हो जाता है ओमेगा L बटा रहा। हम लोग समझते हैं क्यू क्या है, तो Q बेसिकली बताता है तीव्रता को, शार्पनेस को। यदि हम लोग इसे अच्छा से समझे तो Q बराबर फ्रेंड्स हमारा होता है, मैं यहाँ पे इसका एक सेकेंड ग्राफ बना रहा हूँ। यदि हमारा ऐसे परिपथ चल रहा है तो हमारा मान लीजिए ये करंट हमारा ऐसे उठ के, सॉरी एक सेकेंड, यह करंट यदि हमारा सेम ऐसे उठ के ऐसे गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना हम लोग, इसका जो शार्पनेस, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यही हमारा होता है क्यू फैक्टर। यानी बोले तो ओमेगा नॉट भी बोल सकते हैं, यही हमारा क्यू फैक्टर यही बताता है, ये शार्पनेस को बताता है। तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट माने, ठीक है। एंड हम लोग क्यू फैक्टर निकालते कैसे, यहाँ से इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था क्यू फैक्टर निकालने के लिए। तो अब एक चीज़ देखिएगा आप ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ के बाद यहाँ तक तो सीधा गया ना, इसके बाद थोड़ा ज़्यादा चेंज आपको दिख रहा है ना। एक लाइन यहाँ मारते हैं और एक लाइन यहाँ मारते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से चेंज हो, अभी ग्राफ सही से बन नहीं पाया है, तो मतलब जहाँ से चेंजिंग ज़्यादा होना स्टार्ट करेगा उसे हम लोग मानेंगे। एंड ये वाला जो वैल्यू होगा हमारा, ये डेल्टा ओमेगा हमारा हो जाएगा, यानी चेंज इन डेल्टा। तो हम लोग क्यू फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो क्यू फैक्टर बराबर होगा हमारा ओमेगा नॉट, जो उसका शार्पनेस है वो
डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा कहने का मतलब है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट माइनस यहाँ पे, ठीक है। देन इसी को यदि हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यही हमारा बन जाएगा ओमेगा एल बटा आर। यदि और भी इससे हम लोग आगे तोड़ेंगे तो इसे प्रूफ करके हम लोग कितना ला सकते हैं, ओमेगा सी आर के एल आर, सॉरी नहीं सी आर नहीं एल आर हमारा आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं, हमारा शार्पनेस बताता है कि ये जो ग्राफ है हमारा कैसे शार्पनेस ले रहा है, तो इसका फॉर्मूला यह होता है, शार्पनेस यही बताता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था क्यू फैक्टर का ऐसा यूनिट क्या है, तो अब बताइए भैया, यहाँ भी आपका ओमेगा यहाँ भी ओमेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो इसका नो ऐसा यूनिट, क्यों, क्योंकि यह रेशियो होता है इसलिए इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, आगे हम लोग करेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। डाउट होगा तो कमेंट जरूर करने का दोस्त। कह रहा है एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ आरएल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट इज, मतलब आरएल सी श्रृंखला में परिपथ में अनुनाद के समय प्रतिबद्धता होती है, तो उस समय प्रतिबद्धता हमारी मिनिमम होती है। क्यों होती है, तो जब हम लोग देखे थे अनुनाद होता है, बोले तो रेजोनेंस होता है, तो इंडक्टर वाला कैपेसिटर वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी अनुनाद जेड बराबर जो हमारा बचेगा वो डायरेक्ट आर के बराबर बचता है, यानी वो क्या हो गया, मिनिमम हो गया। पहले उतना था अब मिनिमम हुआ। क्यों मिनिमम हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो वो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो आर बचा। यदि पूछे कितने के बराबर होता है, तो आर के बराबर होता है, यानी रेसिस्टेंस के बराबर होता है। अगर बोले कितना कम हुआ तो वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से पूछे, आपको जवाब दे के आना है। क्वेश्चन नंबर 22, वोल्टेज एंड करेंट आर इन अ फेज एट रेजोनेंस इन, कहने का मतलब है अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज, अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, तो हमारा कौन से सर्किट में होगा, तो वो हमारा आरएलसी सर्किट। यदि देखेंगे रेसिस्टेंस हो गया, कुछ नहीं ऐसे ऐसे ग्राफ रहेगा, फिर हमारा इंडक्टेंस हो गया एंड हमारा कैपेसिटर हो गया, देन इसी सर्किट को यहाँ वोल्टेज सोर्स से जोड़ दीजिए, यही हमारा हो गया आरएलसी सर्किट। तो इस स्थिति में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं एंड हमारा पावर सबसे ज़्यादा आता है, तो इसे आपने अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रांसफार्मर से एंड जनरेटर से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग करेंगे। जनरेटर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं और ऑलरेडी आपको कराया गया है, तो देन आपको कैलकुलेशन उसका आना चाहिए। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन, मतलब एसी जनरेटर का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, ओम्स लॉ पे, तो नहीं भैया ये तो थोड़ा सा भी मेल नहीं खाता। कूलम्ब्स लॉ पे नहीं, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फोर्स निकालते थे, दो बोलते थे यहाँ पे है डिस्टेंस आ रहा है, तो वो फोर्स निकालते थे। न्यूमेरिकल अच्छा से करके रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हाँ भैया इसी के कारण होता है। जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे चुंबक घूम रहा है, देन करंट उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हुआ, एसी जनरेटर ही है ना, तो वही जनरेटर वाला क्वेश्चन था एंड वो फैराडे लॉ से आया था एंड उसका लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इसी पे हमारा जनरेटर कार्य करता है, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए हमारा क्या कह रहा है, दी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, दी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर का कार्य है कन्वर्ट डीसी टू एसी, नहीं भैया गलत जवाब, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, तो जी हाँ भैया ट्रांसफार्मर जो लगा रहा था उसका दो ही काम है, आइदर वो वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो जी हाँ भैया वो वोल्टेज घटाने का भी काम करता है, क्योंकि जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है ना वहाँ पे निकलेगा 1,00,000 वोल्ट, तो क्या आपको 1,00,000 वोल्ट घरिया में दे देंगे, घर ब्लास्ट हो जाएगा, मोबाइल चार्जर सब उड़ा जाएगा ना, तो उसका एक लिमिट होता है, तो हमें डाउन करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। यदि हम लोग वोल्टेज को कम करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे कैलकुलेशन एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल ऑलरेडी कराया जा चुका है। इलेक्ट्रिक करंट की वीडियो अच्छा से देखिए, वहाँ पे आपको इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से कराया गया। ट्रांसफर रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड सेट वाली जो वीडियो है उसमें हम लोग ऑलरेडी किए हैं ट्रांसफार्मर रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो आपको यह आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर हमारा कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे हमारा काम में करता है। उसका जो दोनों के बीच का इंडक्टेंस है तो वो म्यूचुअल हुआ, सेल्फ नहीं, अपने आप में नहीं करता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, दो कुंडली लगा रहता है तो म्यूचुअल हो गया दोनों को मिलने से, तो वो क्या हमारा कार्य करता है,
म्यूचुअल यानी बीच के पारस्परिक, जैसे आप दोनों दोस्त हैं तो दोनों म्यूचुअली मिलकर बात कर लेना, अच्छा अच्छा आज प्लान करना है फ्री फायर खेलना है, तो इस टाइप का कुछ हुआ ना म्यूचुअल। आप अकेले तो नहीं के सोलो खेलना है तो निकल जाइएगा सोलो, बट यहाँ पे दो कॉइल मिल रहा है, यानी क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये हमारा वर्क करता है। आप जनरली सोचिएगा ना, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है 26 नंबर, चौक इज यूज्ड इन, मतलब हम लोग चौक का उपयोग कहाँ करते हैं? डीसी सर्किट में करते हैं, एसी सर्किट में करते हैं, या फिर इंक्रीज रेसिस्टेंस के लिए करते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो टू कन्वर्ट हम लोग एसी टू डीसी। तो देखिए चौक का उपयोग जो हमारा होता है ना, टू रिड्यूस एसी करंट। एक्चुअली अब आप ये नहीं बोलिए कि करंट का वोल्टेज घटा देता है, तो ऐसा इसका केस नहीं है। चौक का यूज जो हम लोग देखते हैं ना, एसी करंट है, ये तुरंत सॉरी ऐसा ग्राफ नहीं है, बट जो करंट का जो वैल्यू रहता है ऐसे 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 हाली मतलब बोले तो फास्टली चेंज होता है। तो इसको चेंज को कम करने के लिए, फिल्टर करने के लिए देन हम लोग चौक का उपयोग करते हैं। एंड इसको लगाने से क्या होता है ना, इसी करंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड उसके बीच का फ्रीक्वेंसी ये जो जितना हाली चेंज हो रहा है ना, इस चेंज को बचाते हैं, रोकते हैं। देन इसके लिए हम लोग चौक का उपयोग करते हैं। डेट्स वाई हमारा क्या कहता है, करंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ये मत सोचिए कि करंट को पास से नहीं होने देता, तो ऐसा नहीं, मेन काम ये फिल्टर आउट करता है ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हो रहा है उसे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपका क्या कह रहा है, विच डिवाइसेस इज यूज टू स्टार्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, मतलब फ्लोरोसेंट लैंप को शुरू करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ आ गया भाई फ्लोरोसेंट लैंप। तो जो पहले हम लोग बल्ब देखते थे, इतना बड़ा वाला ट्यूबलाइट देखते हैं ना, वो आ जाएगा, या फिर एक हेलोजन टाइप का ट्यूब वाला बल्ब देखिएगा ना जिसमें फिलामेंट ये सब लगा रहता है, तो वो सब हमारा आ जाएगा फ्लोरोसेंट लैंप में। तो उसे स्टार्ट करने के लिए जो डिवाइस लगा रहता है स्टार्टर रहता है। क्यों? क्योंकि ये भैया हेवी वोल्टेज चाहिए इसको स्टार्ट होने के लिए ना, उच्च वोल्टेज बोले तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टर क्या करता है, मतलब इनिशियली उसको धक्का देता है, मतलब इधर से आप करंट दिए, ठीक है, इतना करंट इसको स्टार्ट होने के लिए इनफ नहीं है, क्या करता है उसको और तेज़ी से उसको करंट बढ़ाता है, देन वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। आप लोग जब पढ़िएगा ना, आपका जब एडमिशन होगा मैकेनिकल यदि लेते हैं, देन ऑटोमोबाइल में पढ़िएगा, स्पार्क प्लग जो काम रहता है वो भी वोल्टेज को बढ़ाता है, देन हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आप फ्यूचर में पढ़िएगा। सेम लाइक है कि स्टार्टर का क्या काम है, वोल्टेज को बढ़ा देना ताकि वो बल्ब जल जाए, क्योंकि ये ज़्यादा वाट का बल्ब है, ये ज़्यादा ब्राइट करता है, इसमें फिलामेंट है, इसलिए उसको स्टार्ट होने के लिए इनिशियल थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए। आदमी नहीं होता, कभी कभी गाड़ी रुक गया तो थोड़ा सा धक्का देने का जरूरत होता है, फिर वो चल जाता है। तो सेम स्टार्टर वही काम करता है यहाँ पे, क्योंकि वो उच्च वोल्टेज वाले रहते हैं तो उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके देता है। अभी भी यदि लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यदि प्रॉब्लम है लाइक करने में बता दीजिए, अगर कुछ कमी है तो हम उसे डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द पावर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, मतलब एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की शक्ति होती है। देखिए जो हम कुछ भी चीज़ हम लोग करते हैं तो एक हम लोग चीज़ आइडियल मान के चलते जिससे हम लोग उसकी कंपेयर करते हैं। जैसे हम लोग के केस में बात करें तो आइडियल हमारे गॉड हो गए, भगवान हो गए, कोई बड़े लोग होते हैं, देन हम लोग उसे आइडियल मानते हैं और बोलते हैं कि इसको फॉलो करना है, थोड़ा इस तरीके का बनना है, देन हम लोग कंपेयर कर पाते हैं। तो आइडियल में हमारा क्या होता है ना, दोनों जो कॉइल होते हैं हमारे, दोनों कॉइल की शक्ति को हम लोग बराबर रखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वल होती है। यदि हमारा प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, तो ये हमारी उस समय दोनों कॉइल हमारा बराबर रहेगा। अब यहाँ से खेल शुरू होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अभी तक तो खेल हमारा बराबर पे चल रहा है, अब कोई ना कोई तो लाइफ में ग्रो करेगा ना भैया, या तो प्राइमरी कॉइल का टर्न बढ़ाइए या तो सेकेंडरी का बढ़ाइए, देन इस पर हमारा क्या असर पड़ेगा, इससे क्वेश्चन एंड इससे आपको न्यूमेरिकल रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं तो आपको आना जरूरी है। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन द प्राइमरी कॉइल, मतलब नंबर ऑफ टर्न हमारा सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, देन ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा है यानी सेकेंड में निकलने वाला में ज़्यादा। इधर से मान लीजिए करंट आया आपका, ठीक है, तो इधर वाला कॉइल में क्या है, कम है, एंड इधर वाला में ज़्यादा है, निकल रहा है ना, इधर आउटपुट आ रहा है, तो स्टेप को अप किया, सेकेंडरी में ज़्यादा, तो स्टेप अप कर रहा है, निकलते हुए बाहर जा रहा है सेकेंड में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। यदि सेम चीज़ को यदि आपको उल्टा कर दिया जाता, इसी सेकेंडरी में कम रहता, प्राइमरी में ज़्यादा रहता, तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता।
यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा, ऑलरेडी कराया गया है, तो प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना है फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप क्या क्या कह रहा है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, जिस पे हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं वो कोर जो है हमारा किस चीज़ का वो हमारा कोर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर के कोर किस पदार्थ के उपयोग कर बनाया जाता है। कॉपर का तो जी नहीं, एल्युमिनियम जी नहीं, तो सॉफ्ट आयरन। अब आपका मन में क्यूरी होगा कि हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों ले, कॉपर एल्युमिनियम क्यों नहीं ले। तो सॉफ्ट आयरन हम लोग इसलिए लेते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बोले तो उसका सबसे ज़्यादा चुंबकीय, मतलब बोले तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसका सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतना वो हमारा वर्क के लिए, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए इफेक्टिव होगा, हमारा करंट का कम लॉसेस होगा। तो देन हम लोग सॉफ्ट आयरन, बोले तो कोमल लोहा मतलब फूल जैसा भी नहीं, मतलब सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन एसी सर्किट विथ ओनली रेसिस्टेंस दी पावर फैक्टर, मतलब सिर्फ प्रतिरोध वाले एसी धारा में पावर फैक्टर होती है, ओनली उसमें रेसिस्टेंस रहेगा, देन हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, तो इसमें भी हमारा पावर फैक्टर 1 रहेगा। इसमें हमारा cos 5 बोले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, cos 5 बोले तो 1 होगा। अब बताइए वो कितना डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का वो एंगल बनाएगा। आपने यह कमेंट करना है कि उसका फेज एंगल क्या होगा। यदि पावर फैक्टर उसका 1 है तो फेज एंगल आपको क्या होगा, इसे अभी आप कमेंट करके बताइए कि उसका फेज एंगल क्या होगा। तो उस स्थिति में हमारा फेज एंगल मतलब cos 5 पावर फैक्टर इक्वल टू 1 है, एंड आपको फेज एंगल बताना है। नेक्स्ट, अगर फेज एंगल 1 है तो ऑलरेडी हम लोग क्या बताया, वोल्टेज और धारा एक ही फेज में रहेगा, तो फेज हमारा क्या रहेगा, मतलब वोल्टेज भी इसी में फॉलो कर रहा है, धारा भी इसी में कर रहा है, तो 1 होगा। ऑलरेडी देखिए जब आप ऊपर के क्वेश्चन को अच्छा से समझोगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप डेफिनेटली दिए ही होंगे। एंड आप 5 को आपको कमेंट करके जाना है। देखता हूँ आप लोग में से कितने लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपका क्या कर रहा है। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर कंज्यूम्ड, मतलब शुद्ध संधारित्र वाला, मतलब कैपेसिटिव सर्किट कहने का ही मतलब है उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर का यूज किया है, ठीक है। परिपथ में खपत शक्ति होती है, तो उसमें खपत शक्ति हमारा बराबर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जो हम लोग का जो कैपेसिटर लगा है ना वो पावर को खाएगा नहीं, वो पावर को सिर्फ स्टोर करेगा, रखेगा और ख़त्म होगा। इसमें मान लीजिए आप पावर दिए ना, तो ठीक है लाइन कटेगा ना तो वो 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए बल्ब जलाएगा, यानी वो क्या रखेगा, 0 तक जाएगा। मतलब वो पावर कंज्यूम नहीं करता, ओनली स्टोर करता है एंड उसे यूज करता है, स्टोर करता है, यूज करता है। तो इसी केस में हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोले तो इसका हमारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का पावर कंज्यूम क्या है, तो पावर कंज्यूम हमारा 0 है, वो पावर कंज्यूम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 33, क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इंडक्टिव रेसिस्टेंस। वो इंडक्टिव रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हुई, क्या है भैया, रेसिस्टेंस है, तो ये तो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, तो रेसिस्टेंस का यूनिट हमारा ओम होगा। रेसिस्टेंस से कहने इंडक्टिव रेसिस्टेंस काइंड ऑफ सिमिलर टू, बोली तो वो रेसिस्टेंस के ही बराबर है, डैट मीन्स उसका भी ऐसा यूनिट हमारा ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है और ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क विथ, मतलब ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर सकता है। कहाँ नहीं करेगा, तो हमारा डीसी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो वो क्या करता है, परिवर्तित फ्लक्स, उसको फ्लक्स में चेंजिंग चाहिए। ये जो हमारा चेंज हो रहा है ना, सॉरी अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या रहता है ना, हमारा ये फ्लक्स चेंज होते रहता है, देन इसी फील्ड में हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर पाएगा। तो वो किस में वर्क करेगा, एसी में करेगा, बट हमारा क्या करता है, डीसी में संभव नहीं है। तो करेक्ट आंसर बोला है कैन नॉट, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया आपसे इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस दी करेंट, रेजोनेंस होगा तो हमारे करंट पे क्या असर पड़ेगी, रेसिस्टेंस में से हमारा करंट में हमारी क्या पड़ेगी, तो करंट हमारा मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है, फिर हमारा एलसी कट जाएगा तो हमारा क्या होगा, करंट हम लोग देखे थे ना, अगर ओनली रेसिस्टिव सर्किट था तो करंट हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे एलसी भी है ना, लेकिन एलसी हमारा कैंसिल आउट होता है। कब कैंसिल आउट होता है, तो रेजोनेंस की किस स्थिति में, तो ओनली हमारा रेसिस्टिव बचा, तो रेसिस्टिव होने पे हमारा क्या रहता है, हाई होता है, बोले तो 1 हो जाता है, एंड यहाँ पे फेज हम दोनों का समान आता है। तो देखिए अभी आप ऊपर की होते तो इसे आप इजीली जवाब दे दिए होते कि हमारा, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगा, गलत टिक आउट हो गया, बोले तो मैक्सिमम हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो कह रहा है द यूनिट ऑफ क्यू फैक्टर। यह क्वेश्चन आपका PYQ का क्वेश्चन है, मैं उस समय भी बताया था कि एक क्वेश्चन आया था। तो यूनिट ऑफ क्यू फैक्टर वो क्या बताता है, शार्पनेस बताता है ना। तो ऊपर भी ओमेगा, नीचे भी हमारा उसका फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। तो भैया क्या होगा, दोनों फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट, देन देयर इज ए नो यूनिट, उसका कोई भी इकाई हमें देखने की नहीं मिलेगी। बोले तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 देखिए आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है इन AC सर्किट द एवरेज पावर इज गिवन बाय। मतलब AC सर्किट का एवरेज पावर कैसे दिया जाता है, तो वही P बराबर VI हमारा हो जाएगा। एंड AC सर्किट है हमारा, तो cos फाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि ये जो फेज का डिफरेंस हो रहा है करंट और वोल्टेज का, उस फेज डिफरेंस का एंगल क्या है, देन तो आपको एंगल को वहाँ पे कंसीडर करना है। भैया AC सर्किट है तो आपने इसे ध्यान देना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जाए तो आपको एग्जाम में याद रखिए, आपको जो भी वैल्यू रहेगा डाटा गिवन 110% रहेगा। ओनली वो लोग क्या चेंज करते हैं, ओनली उसके SI यूनिट को चेंज करते हैं। देन आपको उसके SI यूनिट को अच्छे से पकड़ बना के रखना। बाकी इतने हार्ड नहीं रहेंगे कि आपसे सॉल्व ही ना हो पाए। सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहेंगे आई एक्सेप्ट, बट आपसे सॉल्व होने लायक रहेंगे, इतना आप डेफिनेटली मान लीजिए यदि आप लिटरली अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर, द इंड्यूस्ड EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इंड्यूस EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। यह हमारा क्या है, जस्ट फैराडे का लॉ है, उसका डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो यही कहता है कि द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बोले तो हमारा EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d∅/dt। d∅ क्या है, बोले तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग को दिखा रहा है, t बोले तो समय। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स से अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, तो अच्छा से याद रखें। फैराडे लॉ आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसे अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखें। लेंज लॉ को पकड़े, किरचॉफ्स लॉ को पकड़ के रखें। न्यूमेरिकल एंड थ्योरी के लिए दोनों लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ऑलरेडी कराया गया है। आ गया लेंज लॉ का नाम लिए, लेंज लॉ आ गया। देखिए क्या कह रहा है, लेंज लॉ इज अ कंजिक्वेंस ऑफ, कह रहा है लेंज का नियम किसका परिणाम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जी नहीं भैया, यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं है। बोले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है हमारा लेंज लॉ। किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है। आपने याद रखना है फ्रेंड्स, किरचॉफ के दोनों नियम मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आप जरूर याद रखिएगा। फैराडे लॉ एंड ये हमारा हो गया लेंज लॉ। तो इन तीनों को अच्छे से क्लियर कीजिए। न्यूमेरिकल इन तीनों में से आपका फैराडे से भी आ सकता है, फैराडे से बहुत कम चांस है, फैराडे का नहीं आएगा। कुलम्ब्स लॉ से न्यूमेरिकल आएगा एंड किरचॉफ्स लॉ से आएगा। तो देन इसे आपने अच्छे से करना है। आपके सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग DECCLE के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं। किसी के भरोसे भी बैठने का जरूरी नहीं है, आप खुद से रिसर्च करेंगे ना तो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है इन RLC सर्किट इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द इंडक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ RLC सर्किट। यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं इन RLC सर्किट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन इंडक्टिव रेसिस्टेंस। तो हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रेसिस्टेंस भी उसी के जस्ट बराबर रहता है। तो वो क्या करेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वो भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। फॉर्मूला देखिए, यह हो गया हमारा इंडक्टिव रेसिस्टेंस एंड ये हमारा ओमेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यह भी हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई वो भी हमारी इंक्रीज करेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। एक एक टॉपिक हम लोग लिए एंड टॉपिक से MCQ को किए। तो अब आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छूटने के थोड़े भी चांसेस नहीं बनते। यदि आपको इस सेशन में कोई भी डाउट रहा हो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। PDF चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से कहीं भी ज्वाइन हो जाए, या फिर आप डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको उसे शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि यह वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे इसके बारे में पढ़ाई रहती है। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एंड वन मोर चीज़, आगे आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं यह चीज़ आप लोग बता के जाएं, यह आपकी कमेंट था, देन हम लोग इस पर वीडियो बना दिए। आगे का भी हमें 1-2 दिन और बाकी है, देन हम लोग उस पर वीडियो बना लेंगे। आपका एक कमेंट था रे ऑप्टिक्स, तो डेफिनेटली हम लोग रे ऑप्टिक्स पे चलेंगे एंड रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट MCQ को भी करेंगे। यदि और भी आपका कोई डिमांडिंग वीडियो है तो प्लीज़ आप उसे क्या करें, कमेंट बॉक्स में पुट करें। एंड यह सेशन आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें। एंड कुछ इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर हमें बताएं। एंड कुछ सुधार चाहते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, आपने पैनिक नहीं होना है।
फिर हम लोग जल्दी ही मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।